हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम देखेंगे कि एम्स मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम को हम कैसे प्रिपेयर करें शॉर्ट ड्यूरेशन में। जैसे आप जानते ही हैं कि एम्स एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और इसके क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें। तो इसमें देखते हैं कि जो फिज़िक्स का क्वेश्चन होता है वो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी 60, बायो में भी 60 और जनरल नॉलेज में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आप अब देख पाएंगे कि अगर आपको इस पेपर को, एम्स के पेपर को नीट से डिफरेंशिएट करना है तो आपको ये लग ही गया होगा कि इसमें सबका इक्वल वेटेज है। जबकि नीट में क्या होता था कि बायो का मतलब 50% वेटेज होता था, 90 क्वेश्चन पूछे जाते थे और फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे। यानी अगर आपको नीट प्रिपेयर करना है तो बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बायो को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जबकि आपको अगर एम्स प्रिपेयर करना है तो आपके तीनों सब्जेक्ट इक्वल वेटेज के हैं, तो आपको तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। अब हम बारी बारी से सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि बायो में कैसे तैयारी करें, फिजिक्स में कैसे करें और केमिस्ट्री में कैसे करें और जनरल नॉलेज में कैसे करें। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करते हैं। तो फिज़िक्स में जो क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं और फिज़िक्स कैसे तैयारी करें, तो आपको पता ही होगा कि जो भी फिज़िक्स के क्वेश्चन होंगे और 11th और 12th से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी टीचर आपको बताता है कि 11th में 60% आएगा, 12th में 40% आएगा, या 12th का 60% आएगा, या 50% आएगा, 40%, ये जो परसेंटेज वाइज रेशो है ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हर साल हर एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट हो या एम्स हो या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, थोड़ा सा रेशो फ्लक्चुएट होता है। टॉपिक फ्लक्चुएट का चांसेस थोड़ा कम होता है, बट रेशो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये रेशो पे आप मत जाइए, क्योंकि हर साल रेशो बदलते रहते हैं। तो हमें रेशो पे जाना ही नहीं है, हमें 11th और 12th अच्छे से तैयारी करना है। मैं आपको बताता हूँ कि 12th और 11th में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबको कंबाइंड करके बताता हूँ, क्योंकि कंबाइंड ही आता है। और देखिए, कोई भी कहता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी गलत है। कुछ भी वो पूछ सकते हैं, बट थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर को फर्स्ट सेकंड किया जाए। तो जैसे मॉडर्न फिजिक्स जो होता है, हर बार इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्क एनर्जी पावर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो चीज़ है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे आपको वे से आपको फिज़िक्स तैयारी करनी होगी। और फिज़िक्स आपको पता ही है कि बहुत एक टफ़ सब्जेक्ट माना जाता है मेडिकल एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज से पूछते हैं कि सर फिज़िक्स के लिए कुछ आप बताइए। देखिए, मैं फ़िज़िक्स के लिए कुछ भी नहीं बता सकता। आपको फ़िज़िक्स कंसेप्ट वाइज करना पड़ेगा अच्छे से, कैसे न्यूमेरिकल को करते हैं, कैसे उसका फ्रेमवर्क होता है। और सबसे बेस्ट बुक माना जाता है एस सी वर्मा। मैंने भी अपने टाइम में एस सी वर्मा किया था, तो आपको भी एस सी वर्मा करना चाहिए। और बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टीचर एस सी वर्मा को समझा सके उस टीचर से आप पढ़ें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू करें। और फिलहाल एग्ज़ाम के लिए ये सब टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो चलिए केमिस्ट्री अब देखते हैं। केमिस्ट्री में भी 60 क्वेश्चन आते हैं और सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रफ़ आइडिया ये निकाला था स्टडी करके। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो पूरा इंटायर 60% का 8% क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट है, इससे 6% क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 6% क्वेश्चन आएगा, इंटायर इसका 60% का आप लगा सकते हैं। PDF ये जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 10 से 12% आने के चांसेस रहता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और रेस्ट ऑफ जितने भी चैप्टर बचे हैं इसके बाद आपको करने हैं। तो मतलब ये 6 चैप्टर आपको अच्छे से करने हैं और रेस्ट ऑफ जितने भी चैप्टर बचे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और कुछ मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपको NCERT थॉरली आना चाहिए। NCERT का मतलब एक एक लाइन बहुत बारीकी से, ऐसा कहा जाता है और बहुत लोग कहते भी हैं कि आपको 10 बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक बुक को 10 बार अगर पढ़ लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। तो आपको बहुत सारे बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, दुनिया भर के बाज़ार में बुक अवेलेबल है। आप 10-15 बुक के बजाय एक बुक को 10 या 15 बार करें, दैट इज़
कहते हैं कि हाँ वो ग्रेट है और वही फ्रूटफुल है, वही सक्सेस का राज है। तो आप एक बुक एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी पर्पज़ से आप एमसीक्यू बहुत सारे बुक से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। वो भी आपको एमसीक्यू अलग अलग चीज़ नहीं करना चाहिए, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले दुनिया भर के क्वेश्चन डाल देते हैं कहीं से भी कुछ भी, तो वो सब चीज़ फालतू का समय बर्बाद करने वाला बात है। तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू करना है। एम्स है तो एम्स अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि इस एम्स के लिए कैसे एमसीक्यू करें। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं बायो के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बायो में देख लेते हैं। तो बायो में सबसे पहले आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, एक चैप्टर है, उससे 7% पूरा इंटायर क्वेश्चन का आता है। फिर नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, 5% क्वेश्चन अकेले से फोटोसिंथेसिस आ जाता है। एंड एनिमल किंगडम, इकोलॉजी में चारों चैप्टर 10% क्वेश्चन इंटायर इसका आ जाएगा। सेल एंड देयर साइकिल 7%, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ 5%, ह्यूमन फिजियोलॉजी जितने भी उसमें है जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, इन सब से भी 10% क्वेश्चन आता है। और बायोटेक्ने से 5% क्वेश्चन आता है। मैंने बायोटेक्नोलॉजी के वीडियो भी अपलोड किया है, इससे भी एक दो चीज़ें अपलोड किया तो आप उससे देख सकते हैं। वो बहुत बेसिक है, एनसीईआरटी के टू द पॉइंट है, तो आप उससे मदद ले सकते हैं। तो बायो में ऐसे आपको तैयारी करनी है। अब हम देखेंगे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो कैसे तैयारी करनी है आपको। तो चैप्टर वाइज अनुमान लग गया कि ये चैप्टर पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ये भी पता चल गया है कि एनसीईआरटी से पढ़ना है, फ़िज़िक्स को छोड़ के, क्योंकि फ़िज़िक्स थोड़ा सा हर साल फ्लक्चुएट होता है और ये भी परसेंटेज हर साल फ्लक्चुएटेड होते हैं। तो ये बस एक प्रिजम्पशन है, हाइपोथेसिस है, इसे पूरा ट्रू ना माने, बट हाँ इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं। और अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो हम देखेंगे। एक रहा हमारा जनरल नॉलेज, तो भी अभी बताता हूँ आपको। तो आइए जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो आपको पता है लग गया होगा इसके वेटेज से, तो इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो इसलिए आपको जनरल नॉलेज के पीछे बिल्कुल पढ़ नहीं जाना है। अगर आप 1 ईयर का पूरा प्लान कर रहे हैं तो आप जनरल नॉलेज को देख सकते हैं आप। इससे बहुत सारे बुक आता है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण बहुत ग्रेटेस्ट बुक है, आईएएस वगैरह की लोग तैयारी उसी से करते हैं। और अगर आप 1 ईयर का पूरा होल प्रिपरेशन करते हैं तो आपको हर महीने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, उसके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। बट आपका एग्ज़ाम 1 महीना है, 15 दिन है, 10 दिन है, तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना ज़रूरत है और इस पे ज़्यादा फोकस देने की भी ज़रूरत नहीं है। पता चले कि आप बहुत सारा टाइम जनरल नॉलेज पे दे रहे हैं और आपका जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आप एटलीस्ट 2 या 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो इस पर अगर आप देंगे तो 1-2 क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है। तो इसलिए अब जनरल नॉलेज कम टाइम में आपको करना है, तो आपको न्यूज़पेपर अभी से आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं। और जो करंट अफेयर जो मैगज़ीन आती है वो मैगज़ीन आपको लेने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको ये देख लेना है कि 1 या 2 साल के अंदर अंदर क्या लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं, लेटेस्ट क्या चीज़ें हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में। तो उस चीज़ को लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पूछते हैं। जैसे अभी रियो ओलंपिक हुआ है तो उससे आप देख सकते हैं, या लेटेस्ट जो भी अभी हो रहा है, या मतलब कि जो 1-2 साल पहले हुआ है वो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास 10-15 दिन और 1 महीना है, अगर आपके पास 1 साल है तो आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ें और उससे आपका जनरल नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम होता है। थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज हुआ है, जो भी पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है। थोड़ा अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको जो भी पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है ये 2 मीडियम में है, इंग्लिश में है और हिंदी में है। तो सबसे पहले आपको कोई मीडियम चूज़ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश और हिंदी, वो चूज़ कर लेना है। और इसमें आपको इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ध्यान से सुनना है, जो वहाँ पे एम्स वाले या जहाँ पे कंडक्ट हो रहा है आपका एग्ज़ाम, वहाँ इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या है इंस्ट्रक्शन, कैसे आपको एग्ज़ाम को सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जनरली जो एग्ज़ाम होता है वो 9 से 12 बीच और 3 बजे, मतलब कि देखो हर साल बदलता रहता है, तो कभी भी कैसे भी वो एग्ज़ाम ले लेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो +1 आएगा, मतलब करेक्ट आंसर आप देंगे तो +1 होगा, और इनकरेक्ट करेंगे तो 1.5 माइनस रिडक्ट हो जाएगा, और कोई आंसर नहीं देंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो चीज़ आता है वही करना है, नेगेटिव नहीं करना है। 1/3 नेगेटिव है
और ऐसे ही अंदाज से कुछ क्वेश्चन नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आता है वही करना है, नेगेटिव से दूर रहना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे अभी मैंने बता दिया था आपको थ्योरी कहाँ से पढ़ना है, अब हम एमसीक्यू की डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यू कहाँ से करना है। तो एक बुक आती है एम्स एक्सप्लोरर, एम्स एक्सप्लोरर नाम की बुक आती है। तो आप एम्स एक्सप्लोरर ले लें एमटीजी पब्लिकेशन के। एम्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे साल में, कम से कम 20 साल या 18 साल या 15 साल, जो भी चीज़ है, जो भी आपका कंफर्ट जोन है, कम से कम एटलीस्ट 15 साल का पेपर तो आपको पूरा रटा होना चाहिए। आपको लग ही गया होगा, जैसे नीट में मैंने बहुत बार इस चीज़ को कहा है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी मैंने आपको वीडियो में अभी पीछे बताया था कि ये टॉपिक 8% आएगा, ये टॉपिक 10% आएगा, तो ये सब चीज़ जो होता है वो हर साल चेंज हो जाता है। मैं अपने स्टडी और एनालिसिस के बेसिस पे ये बता दिया था, इसलिए ये करेक्ट नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। इसलिए अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये बेनिफिट होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आप देखेंगे, अगर आप आगे की वीडियो अगर देखेंगे जो आईएएस की प्रिपरेशन कराते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें। तो आप एम्स एक्सप्लोरर ले लें, रोज़ 1, 2 या 3, जितना भी आप आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 पेपर तो करना ही करना है। 3 या 4 कर लें, क्योंकि आपके पास अगर कम टाइम है तो यही करना है। अगर 1 साल का प्लान कर रहे हैं तो आप बहुत गो थ्रू हो जाइए एनसीईआरटी से और एम्स एक्सप्लोरर से सारा का सारा क्वेश्चन कर लें। तो एक ये वे है, और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और आई थिंक बस आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में क्या करना है, कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत थैंक्स फॉर मेरे सब्सक्राइबर, जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजे हैं कि सर आपका ट्यूटोरियल बहुत अच्छा है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन आप ही के वजह से है। तो चलिए, थैंक्स फॉर 2 सब्सक्राइबर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं और मैंने थोड़ा सा मेहनत करके आपका सिलेक्शन करा दिया, तो आई थिंक बहुत मैं खुश रहूँगा और खुशी की बात है। और आई होप कि आप एम्स में भी सेलेक्ट हों, क्योंकि एम्स की सीटें बढ़ी हैं और आप जानते हैं कि एम्स अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट अगर हो गया है, तो अगर आपका नीट अच्छा गया है या ख़राब गया है या कैसा भी गया है, कोई बात नहीं है। पिछला का आप सोच के उससे परेशान ना हो, क्योंकि जो पीछे चल गया है आगे मतलब पीछे जो एग्ज़ाम चल गया है, तो उसका अगर टेंशन लेंगे तो दोबारा कुछ होगा नहीं। तो इसलिए आप टेंशन वगैरह ना लें और जो भी आगे एग्ज़ाम है उस पर फोकस करें। जिपमर का भी यही ट्रेंड है, आप जिपमर का वो देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पूछते हैं, और एम्स में आप ऐसे ही तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं भी जो भी अपलोडेड वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।